A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की क्लास करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की बजाय एक टॉपिक पर है जो पर्टिकुलरली अभी रिसेंट में चल रहा है। परसों मोदी जी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस करके गए और साथ में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 की तैयारी आप कर लीजिए। ठीक है, अब इस 20 लाख करोड़ का जो ये पैकेज था, इसका बाइफर्केशन, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बटेगा, इसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी करीब 4 बजे उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 20 लाख करोड़ के बाइफर्केशन की बात की। ये रोज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आनी है, तो हम डिटेल्ड में डेली बेस पे इन कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में समझेंगे। अभी पहले बात करते हैं कि कल उन्होंने 4 बजे के करीब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी उसमें क्या कहा। एमएसएमई से लेकर रियल स्टेट तक के सेक्टर्स को क्या मिला, कितना मिला। ठीक है, तो ये मोदी जी की स्पीच थी जिसमें से मेन फोकस जो था वो था लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉकडाउन 4.0 जो है वो 18 मई को लॉन्च हो जाएगा और साथ में ही एक हमारी स्कीम लॉन्च हो जाएगी जिसे हम कहेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट का कहना है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें विदेशी से स्वदेशी की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास आ रहे होंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स विदेशी हैं, कौन से स्वदेशी हैं। इन पर डिस्कशन बाद में, अभी इस सब नहीं। अभी देखते हैं पहले क्या कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 15 डिफरेंट मेजर्स, 15 डिफरेंट जो कार्य हैं वो बताए हैं, जिनमें से 6 जो है वो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हैं, 2 ईपीएफ के लिए हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, 2 एनबीएफसीज के लिए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 2 एमएफआई के लिए है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक रियल एस्टेट के लिए है, एक डिस्कॉम के लिए है, 3 टैक्स रिलेटेड है और एक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है। इनके बारे में डिटेलिंग आने वाली क्लास, आने वाले सेशन में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले देख लेते हैं एमएसएमई। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अभी तक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस में डिफरेंस था। हम जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम में बांट रहे थे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में प्लांट और मशीनरी पे, और सर्विस में केवल इक्विपमेंट पे। और उसमें भी ये आपके सामने टेबल है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए 25 लाख तक माइक्रो, 5 करोड़ तक स्मॉल और 10 करोड़ तक मीडियम, जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक माइक्रो, 2 करोड़ तक स्मॉल, पर मीडियम के लिए 5 करोड़। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये कटा हुआ है, ये इसलिए कटा हुआ है क्योंकि निर्मला सीतारमन जी के स्पीच में जो डेफिनेशन है एमएसएमई की वो चेंज की गई है। मतलब एमएसएमई मिनिस्ट्री ने डेफिनेशन चेंज कर दी है। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज में डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब जो है वो दो तरीके से देखा जाएगा, टर्नओवर पर और इन्वेस्टमेंट पर, दोनों ही मैंडेटरी हो जाएंगे। पहला, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, जिस इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है वो रहेगा माइक्रो में, जिसका 10 करोड़ तक है वो है स्मॉल में, और जिसका 20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है वो है मीडियम में। जिसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो है माइक्रो में, जिसका 50 करोड़ तक है वो है स्मॉल में, और जिसका 100 करोड़ तक है वो है मीडियम में। देखिए, डेफिनेशन इसलिए चेंज की गई क्योंकि होता ये था कि हम एज ए इंटरप्राइज अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहे थे या हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हम अगर मीडियम से बाहर निकल गए तो जो सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, जो सरकार हमें रिलीफ दे रही है, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चक्कर में हम ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने चूंकि डेफिनेशन चेंज कर दी है तो पहली बात, हम एक्सपैंड कर सकेंगे। हम अगर माइक्रो में है तो स्मॉल में जा सकेंगे, हम स्मॉल से मीडियम में जा सकेंगे, पहली चीज़। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो चेंज की गई है वो देख लेते हैं। सॉरी, डेफिनेशन आपने देख ली, डेफिनेशन में डिफरेंस समझिएगा। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे था, अब टर्नओवर के साथ है। टर्नओवर आप अलग अलग लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप ऐसे ही टेबल बना के ये नई डेफिनेशन लिख लीजिए एमएसएमई की। नेक्स्ट जो निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट करा वो ये था कि 3 लाख करोड़
लाख का जो लोन है वो कोलेटरल फ्री कर दिया गया है। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है, जब आप लोन लेते हैं तो आपको ऐसा सिक्योरिटी कुछ रखना पड़ता है, वेदर इट इज लैंड, गोल्ड और समथिंग। ठीक है, तो ये रखना पड़ता है। तो ये 3 लाख करोड़ तक के जो लोन्स हैं उन्हें कोलेटरल फ्री कर दिया गया है। ये उन फर्म्स के लिए है जिनका आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बचा हुआ लोन 25 करोड़ तक क्या है, या फिर इनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ है। इससे होगा क्या, इससे 45 लाख यूनिट्स को बेनिफिट मिलेगा, लाभान्वित होंगे 45 लाख यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेस्ड एमएसएमई। स्ट्रेस्ड एमएसएमई का मतलब है कि वो ऐसे एमएसएमई, ऐसे मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका लोन जो है वो मतलब जो लोन पर है अभी, जिनका लोन चल रहा है अभी। ठीक है, तो इनके लिए क्या करा गया है, तो इनके लिए 20,000 करोड़ जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्यूज करे जाएंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश करे जाएंगे। ठीक है, तो इनको इनके डेप्थ से उबारने के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, देखिए CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत 4,000 करोड़ और इंड्यूस करेगी और निवेश करेगी अलग से। मतलब 20,000 करोड़ तो दिए ही जाएंगे जो डेब्ट बेस MSMEs हैं उनके लिए, और अलग से इस फंड में 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। ठीक है, और ये कितने लोगों को लाभान्वित करेगा, तो ये लाभ देगा 2 लाख लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनाउंसमेंट देखते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स। देखिए ये जो टॉपिक है फंड्स ऑफ फंड्स, ये कैपिटल मार्केट, ये शेयर बाजार से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी अगर आपको कैपिटल मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, और डिटेल इस क्लास में अभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप छोटी सी चीज बस यहाँ पर डेटा की तरह याद रख लीजिए कि फंड्स ऑफ फंड्स जो है वो 50,000 करोड़ का क्रिएट करा गया है। दूसरा, 10,000 करोड़ की कैपिटल और इंड्यूस की जाएगी थ्रू मदर फंड और डॉटर फंड फ्रेमवर्क के थ्रू। देखिए टेक्निकलिटीज काफी है इसमें, वेंचर कैपिटल वगैरह, तो ये अभी आपको समझा पाना डिटेल में अभी संभव नहीं है। ये मेरी बैंकिंग की क्लास में मेरी बैंकिंग की क्लास में कैपिटल मार्केट का जो टॉपिक रहेगा उसमें डिटेलिंग समझते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं ग्लोबल टेंडर्स। देखिए ग्लोबल टेंडर्स जो है वो 200 करोड़ तक के जो हैं, जो सरकारी खरीद में रहते हैं, उन्हें डिसअलाउ कर दिया गया है। देखिए होता क्या था कि मान लीजिए कि आप जो है वो टमाटो सॉस बना रहे हैं। ठीक है, आपकी टमाटो सॉस की पर बॉटल की कीमत आ रही है लगभग 100 रुपए। वहीं पर कोई चाइना का माल है जो आपका टमाटो सॉस आपको बना के दे रहा है 70 रुपए में, तो ऑब्वियसली किसको टेंडर मिलेगा, चाइना की कंपनी को। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि हम स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं, हम ग्लोबल से लोकल हो रहे हैं, तो अब सरकार ने कहा है कि ऐसा है 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं वो ग्लोबल नहीं होंगे, वो इंडियन MSMEs को ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट NBFCs, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये इन NBFCs के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेसिकली अभी जूझ रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जो डूबे हुए हैं, उनके लिए स्पेशली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है, जो फंड है वो इंड्यूस करा जाएगा। नेक्स्ट, 45,000 करोड़ और अलग से भी इन्फ्यूज करे जाएंगे या निवेश किया जाएंगे अंडर पार्शियल गारंटी स्कीम 2.0। ठीक है, पार्शियल गारंटी स्कीम में क्या है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 20% का लॉस होता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। ठीक है, NBFCs को जो स्टार्टिंग में फर्स्ट 20% का लॉस होता है वो कौन बेयर करती है, गवर्नमेंट बेयर करती है। तो इसके तहत ये बियर करने के लिए 45,000 करोड़ जो है वो और इंड्यूस करे जाएंगे इकोनॉमी में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। देखिए ऐसी कंपनी जिनके एम्प्लॉयज की संख्या 20 से ज्यादा है, वो क्या करते हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब कंपनी और एज अ एम्प्लॉय हम दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं इस EPF में। और ये बेसिकली क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमारे रिटायरमेंट की तैयारी हो जाती है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद की तैयारी हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है उसका पीएफ का पैसा कटेगा कटेगा, ये मैंडेटरी है। और कई कंपनीज में क्या है 1800 पर मंथ है, या फिर सर्टेन परसेंटेज है, ये फिक्स कर दिया जाता है, ये एम्प्लॉय पे छोड़ दिया जाता है। बेसिकली हमारा कुछ सैलरी का पैसा जो है वो पीएफ अकाउंट में जा रहा होता है। जो विड्रॉ होता है रिटायरमेंट के बाद, या अगर आप मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चेंज कर रहे हैं तो आप चाहो तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। बट अगर आप ना भी चाहो तो आपका जो पीएफ अकाउंट है ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, आपका पीएफ अकाउंट जो है वो दूसरी कंपनी में आप शिफ्ट करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो 2500 करोड़ की लिक्विडिटी जो है वो जितने भी ईपीएफ एस्टेब्लिशमेंट है उनको रिलीफ देगी। दूसरा जो है स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। जो वैधानिक अंशदान है उसकी मात्रा भी, उसकी क्वांटिटी भी क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। डिस्कॉम्स आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एंड कंज्यूमर। मतलब हम तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो डिस्कॉम्स के थ्रू आती है। और सबसे ज्यादा जो इस समय नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 का डिस्कॉम्स पर भी आया है। इसलिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट की गई है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स जो ट्रांसपोर्ट या रेलवे सेक्टर्स में है उनसे कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो समय अवधि है वो 6 महीने बढ़ा देंगे। रियल स्टेट, देखिए RERA प्रोजेक्ट्स लिख के आ रहा था, तो RERA का फुल फॉर्म है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ पर कहा यह गया है कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो भी 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाएंगी फॉर रियल स्टेट। नेक्स्ट, टैक्सेशन देख लेते हैं। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये जो भी रेट्स हैं इन्हें घटाकर 25% जो है वो घटा दिया गया है, और इनकी जो डेट है वो मार्च 2021 तक कर दी गई है। इससे होगा क्या कि 50,000 करोड़ पैसा जो है वो इंडियन इकोनॉमी में लोगों के पास रह जाएगा। देखिए टीडीएस होता क्या है, तो टीडीएस जो है वो सोर्स पर ही कट जाता है। बेसिकली जो हमारी इनकम है, जो हमें सैलरी मिलती है, वो टीडीएस कट के मिलती है। टीडीएस गवर्नमेंट का एक टूल है जो वो करते क्या है कि हम टैक्स की चोरी ना करें, ये बचाने के लिए पहले ही, मतलब देने से पहले ही सैलरी जो है वो टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है, तो वो कम हो गया। इसका मतलब कि सैलरी से टीडीएस का पैसा कम कटेगा तो हमारे पास सैलरी ऑन हैंड ज्यादा आएगी। सेम चीज टीसीएस क्या है, तो टीसीएस जो है वो सेलर पे करता है वो हिस्सा जो उसने बायर से लिया था, बायर से कलेक्ट करा था एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो बेसिकली पैसा जो है, जो टैक्स हम यहाँ पर सरकार को दे रहे हैं जिसमें कमी कर दी गई है, तो हमारे पास जो है वो अर्निंग्स बचेंगी, और जिसका टोटल अमाउंट देखा जा रहा है 50,000 करोड़। ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर तक कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम की जो डेडलाइन है वो पोस्टपोन कर दी गई है 31 सितंबर 2020। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए विवाद से विश्वास स्कीम जो है, यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स रहते हैं टैक्स अमाउंट को लेके उसके रिलेटेड थी। है पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, अगर हम बिफोर 31 मार्च कर रहे थे तो जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स बन रहा था वो भरना था। ठीक है, और पेनाल्टी वेव ऑफ थी। अगर हम 31 मार्च के बाद भर रहे थे तो हमें 10% एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा था। सेम चीज अगर फी के साथ है, पैसे मतलब फी और इंटरेस्ट या पेनाल्टी की बात थी, तो जो भी अमाउंट बना उसका 25% हमें और एक्स्ट्रा देना पड़ा था। और अगर हम 31 मार्च के बाद की बात कर रहे थे तो 5% अमाउंट हमें और देना पड़ रहा था। तो अब हुआ ये कि चूंकि 31 मार्च तो मतलब समझ रहे हैं ना, निकल गया है। ठीक है, तो ये 31 मार्च के बाद बढ़ा के जून किया गया था। जून भी जो है वो आने वाला है, मतलब मई है और बचा ही कितना है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या करा कि 31 दिसंबर कर दिया है। अब इससे होगा क्या कि वो लोग जिन्हें ये टैक्स पेमेंट करनी थी वो एडिशनल 10% की पेनाल्टी से बच जाएंगे। ठीक है, ये फायदा हुआ है विवाद से विश्वास स्कीम को पोस्टपोन करने का, उसकी डेडलाइन को पोस्टपोन करने का। ठीक है, अब जल्दी से कल के क्विज के आंसर्स देख लेते हैं। सुनील गुरबख्शनी धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर रोम इटली। याद रखिएगा, फूड जहां भी आएगा उसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम या रोम होगा, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रशीदी की बुक है। सेंट्रल एक्सरसाइज डे 24 फेब को होता है। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो पावर्टी एस्टिमेशन, गरीबी अनुमान लगाने के लिए है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिलता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल कम रोड जो है, ब्रिज जो है वो है बोगीबील ब्रिज। देखिए, कल की कॉन्फ्रेंसिंग की डिटेल्स जो है वो काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश, काफ़ी हद तक एफर्ट जो है वो मैंने करा है। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि थोड़ा सा अब वर्क होना शुरू हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। डेली करंट अफेयर के अलावा भी टॉपिक्स रहेंगे, जैसे नेक्स्ट जो है वो बहुत जल्दी आपको एमएसएमई के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग और मिल जाएगी, अभी ज़्यादा नहीं बता पाए, ठीक है। तो अगर नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको ऑन टाइम मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ठीक है।